Hello guys, good evening. Welcome to you in my channel Genius English. Now the next topic start of the literary terms part 7, epic theater. What is epic theater? Now we describe here epic theater. Epic theater is a term that the German playwright Bertolt Brecht in 1920s applied to his play. ठीक है, तो सबसे पहले बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने 1920s में जो कि जर्मन प्ले राइट थे, उन्होंने एपिक थिएटर का टर्म यूज़ किया है अपने प्ले में. ठीक है, बिफोर ब्रेस्ट स्टेज वर परफॉर्म्ड बाय द मेलोड्रामेटिक और नेचुरलिस्टिक थिएटर, बट ब्रेस्ट वॉज अगेंस्ट दिस थिएटर, सो एपिक थिएटर इज आल्सो कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन ड्रामा. ठीक है, अरिस्टोटेलियन ड्रामा में ट्रैजिक सीन्स जो हुआ करते थे, जब उन्हें ऑडियंस देखते थे तो वो इंटरटेनमेंट लेते थे और वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाया करते थे ट्रैजिक इन्फ्लुएंस में, ड्रामा में, कि वो खुद का एग्जिस्टेंस ही भूल जाते थे और उनका अपना जो भी माइंड होता था टू इवेल्युएशन इन द प्ले, टू इवेल्युएशन इन द सीन, दे लॉस एवरीथिंग. चूँकि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाया करते थे कि उनका अपना जजमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं बचता था. ठीक है, बट ब्रैचेट जो है नॉन अरिस्टोटेलियन ड्रामा को यूज़ करते हैं और वो अरिस्टोटेलियन ड्रामा यानी कि जो भी प्री थिएटर सो ड्रामा था वो उनके बिल्कुल भी अगेंस्ट थे. तो ब्रैचेट बिफोर बेस्ट स्टेज वॉर परफॉर्म्ड बाय द मेलोड्रामेटिक और नेचुरलिस्टिक, इनसे पहले मेलोड्रामेटिक एंड नेचुरलिस्टिक थिएटर हुआ करते थे, बट ब्रेस्ट वॉज अगेंस्ट दिस थिएटर, सो एपिक थिएटर इज आल्सो कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन ड्रामा. इसलिए जो एपिक थिएटर है वो नॉन अरिस्टोटेलियन ड्रामा भी कहा जाता है. बिकॉज ब्रेस्ट aim his audience to be judgmental and not emotionally connected with the melodramatic performance, क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि जो भी ऑडियंस हो वो प्रेजेंट टाइम की करंट सिचुएशन को समझें और जानें और उनके पास जजमेंटल व्यूज़ हो, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट ना हो मेलोड्रामेटिक परफॉर्मेंस से on the stage में. He intended to give the message that what is going on the stage is just a theatrical performance, actors playing character. So he created epic theater were from Drunk's effect or V effect, जिसे V effect भी बोलते हैं, alienated effect. ठीक है, तो उनका एम जो था वो सिर्फ ऑडियंस को अलर्ट करना था ताकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो, वो किसी भी प्ले को देख के जजमेंट ले सके कि व्हाट इज़ प्रॉपर व्हाट इज़ इम्प्रॉपर. Intended to give the message that what is going on the stage is just a theatrical performance. उन्होंने वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो ऑडियंस देख रही हो, सुन रही हो, वो सिर्फ इतना समझे कि ये जो व्यूज़ जो सीन क्रिएट किए जा रहे हैं ये सिर्फ थिएटिकल परफॉर्मेंस हैं और उनका एक्चुअल कुछ भी नहीं है. और उन्हें ये भी जजमेंट करना आना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट शुड बी हैपेंड हेयर. एक्टर्स प्लेइंग कैरेक्टर्स, सो ही क्रिएटेड एपिक थिएटर. इसलिए उन्होंने एपिक थिएटर को क्रिएट किया और उसे वरफ्रेम डंक्स इफ़ेक्ट या वी इफ़ेक्ट के नाम से भी कहा है. एक्चुअली ये जो इफ़ेक्ट वी इफ़ेक्ट है वो एलिनेटेड इफ़ेक्ट भी होगा. ठीक है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलिनेशन इफ़ेक्ट, वी इफ़ेक्ट. Now, the term epic theater comes from Erwin Piscator, who coined it during his first year as director of Berlin's Volksbühne. The term epic theater, जो term epic theater है वो actually एरविन पिस्कैटर ने coin किया था अपने, जब वो डायरेक्टर थे बर्लिन वॉक्सबून के यहाँ जो डायरेक्टर थे, तब उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था. और इस टर्म को कॉइन करने का उनका जो पर्पस था वो था पिस्कैटर एम टू इनकरेज प्ले राइट टू एड्रेस इशूज़ रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी एग्जिस्टेंस. उन्होंने कहा कि जो कंटेम्प्रेरी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड इशूज़ हैं उन्हें उठाया जाए और उन्हीं पर ड्रामा मेक किया जाए. ठीक है, ताकि ऑडियंस तक हम एक्चुअल चीज़ों को दिखा सके कि एक्चुअली व्हाट इज हैपन ड्यूरिंग द टाइम इन द सोसाइटी. ठीक है, नाउ वी सी वरफ्रेम डंक्स इफेक्ट, वी कैन से दैट वी इफेक्ट नोन एज द स्ट्रेन.
strange effect or alienation effect. Wolfram-Dunks effect can be achieved by having actors play multiple characters, rearrange the set in full view of the audience, and break the fourth wall by speaking to the audience. जो इनका इस वॉल्फ्रम डंक्स इफ़ेक्ट जो है कैसे क्रिएट किया जाए, इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे लॉजिक चीज़ों को दिया कि कैसे हम एलिनेट हो जाएं और ड्रामा में पूरी तरीके से इन्वॉल्व ना हो और अपना जजमेंट दे सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कोई क्रिकेट देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम क्रिकेट में इन्वॉल्व होते हैं, बट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि हम उसका डिसीज़न या व्हाट इज़ प्रॉपर व्हाट इज़ इम्प्रॉपर वे हम ना दे सकें। ठीक है, जैसे भी कोई टीम अगर डिफीट हो रही हो या कोई जीत रही हो तो हम उस पर एक कमेंट कर सकते हैं और वो जजमेंटल करेंट होगा। इन द सेम वे जो एपिक थिएटर है वो इसी चीज़ का डिमांड करता है कि ऑडियंस को ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे मल्टीपल कैरेक्टर्स का एक अरेंजमेंट होना चाहिए, व्यूज़ का अरेंजमेंट होना चाहिए, ऑडियंस का होना चाहिए, और वो फोर्थ वॉल जो कि एक वॉल बनी हुई है उस वॉल को वो ब्रेक कर सके। और कैसे ब्रेक कर सके उसके लिए उन्होंने ऑडियंस से बहुत सारी चीज़ों को स्पीक किया। As he created the V-effect breast set devices in order to achieve his intention on stage and make the audience an active member of the play that is played on stage by breaking the invisible wall. जो invisible wall हमारे बीच में क्रिएट हो गई है, उस वॉल को उन्होंने ब्रेक करने के लिए बहुत सारे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ दिए हैं कि कैसे हम उस वॉल को ब्रेक कर सकें जो कि फोर्थ वॉल होती है। ठीक है, कैसे हम किसी भी ड्रामा या प्ले को जब हम देखें और उससे अटैच ना हो, एलिनेट होकर अपना प्रॉपर जजमेंट दे सके जो कि बिल्कुल जजमेंटल हो। ठीक है, जो जस्टिस पे डिपेंड हो, ऐसा हमारा डिसीज़न और वर्डिक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि नरेशन एक्टर नरेट्स हिज स्टोरी। जो एक्टर है वो अपनी स्टोरी खुद ही नरेट करे। तो हमें ये पता चले कि एक्टर जो है वो केवल मतलब वो रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, बट वो नरेट भी कर रहा है। इसका मतलब वो सिर्फ वो ऑडियंस वो समझ सके कि वो सिर्फ रोल प्ले कर रहा है, ना कि वो केवल उसका पार्ट है। ठीक है, वो एक्चुअल पार्ट नहीं है उस ड्रामा का, वो सिर्फ प्ले कर रहा है रोल। इसलिए उन्होंने बताया कि जो नरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कमिंग आउट ऑफ द रोल, एक्टर कमेंट ऑन इट्स कैरेक्टर। जो भी रोल आने वाला हो उस पर जो एक्टर हो वो कमेंट्स करे अपने कैरेक्टर के लिए कि अब मैं ऐसा एविल कैरेक्टर करने वाला हूँ या गुड ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर करने वाला हूँ, वो अपने रोल पे आके खुद ही कमेंट्स थे। नेक्स्ट, स्पीकिंग द स्टेज डायरेक्शंस क्रिएट्स द डिस्टेंस बिटवीन द एक्टर एंड द कैरेक्टर। ठीक है, एक्टर और उसके कैरेक्टर पे एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक डिस्टेंस क्रिएट होना चाहिए ताकि वो समझ सके कि वो एक्चुअली एक्टर है और वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है यहाँ पे। फिर डायरेक्ट एड्रेस, इन्होंने कहा स्पीकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। अगर हम डायरेक्टली ऑडियंस से स्पीक करें, अगर वहाँ का कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली ऑडियंस से स्पीक करे तो वो फोर्थ वॉल जो हमारे बीच में क्रिएट हो गई है वो टूट जाएगी। नेक्स्ट है यूजिंग प्ले कार्ड्स। इन्होंने कहा है कि हमें प्ले कार्ड्स यूज़ करने चाहिए जो साइन और सिंबल का वर्क करे ऑन द स्टेज में। फिर मल्टी रोलिंग, वन एक्टर परफॉर्म मल्टीपल रोल। एक एक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकता है बहुत सारे रोल को, मल्टीपल रोल को परफॉर्म कर सकता है। जैसे एक ही एक्टर डॉक्टर का भी वर्क कर सकता है, एक ही राइटर सोल्डर का भी एक ही एक्टर सोल्डर का भी वर्क कर सकता है, और वो साइंटिस्ट का भी परफॉर्म कर सकता है। तो एक राइटर जो हो वो मल्टीपल रोलिंग कर सके। स्प्लिट रोल द सेम थिंग्स, मल्टीपल एक्टर्स जो हैं वो प्लेइंग द सेम कैरेक्टर्स। जो बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो सेम कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर सकें। मिनिमल सेट प्रॉप्स कॉस्ट्यूम्स, और जो एक्टर हो वो बहुत सारे सेट को परफॉर्म कर सकते हैं टू एक्सचेंज द कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, वो अपने कॉस्ट्यूम्स को चेंज करके वो ये शो कर सकते कि आई एम डॉक्टर एंड आफ्टर दैट ही आल्सो शो दैट ही वॉज अ इंजीनियर, ही वॉज अ साइंटिस्ट, टू चेंज कॉस्ट्यूम्स ओनली। ठीक है, अपने कॉस्ट्यूम्स को चेंज करके, अपने ड्रेसेस को चेंज करके, अपने गेस्चर्स को चेंज करके वो बता सकता है कि वो क्या है। नेक्स्ट है सिम्बॉलिक प्रॉप्स, एन आइटम यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पजेज।
ठीक है। तो ये आइटम यूज़ होते हैं मल्टीपल पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग का भी इफ़ेक्ट होता है जो हमें जो उसके रोल को शो ऑफ करते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का, और साथ में उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स दिया है कि सॉन्ग एंड डांस। सॉन्ग एंड डांस के थ्रू ये ऐसी टेक्निक है जो उसके एम उसका क्या था, एलियनेट करना ऑडियंस को थिएटर से। ठीक है। थिएटर आई थिंक द टू इन्वॉल्व इन द ड्रामा। ठीक है। उससे जो है वो सोच रहा था कि बिल्कुल वो सेपरेट हो जाए, ऑडियंस उसमें डूबे नहीं, उसका इवैल्यूएशन करने की उसके पास कैपेबिलिटी आ जाए। ठीक है। तो अब लास्ट है कि जो ब्रेचेट है वो ब्रेचेट इज़ नोन एज द मॉडर्न थिएटर प्रैक्टिशनर्स इन द वर्ल्ड एज द फादर ऑफ ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। उनको फादर ऑफ ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल कहा जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फोर्थ वॉल क्या है, तो टू break the emotion feelings and our totally involvement in the प्ले। ठीक है। और इस चीज़ को ब्रेक करने का और एलियनेशन क्रिएट करने का जो आइडिया है वो फोर्थ वॉल के अंडरटेकिंग में आएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वी इफेक्ट। ठीक है। तो वी इफेक्ट क्या है? वी इफेक्ट मीन्स टू क्रिएट